बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा फौजी का जोहार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। गुमला के किसानों के लिए जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद्य उत्पादन प्रोत्साहन योजना और मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में मछली पालन रोजगार से जुड़े सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, तकनीकी एवं आधारभूत संरचना का विकास और मत्स्यिकी प्रबंधन द्वारा मछली पालन को आधुनिक और सुदृढ़ बनाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोडरमा के मछली पालकों को कुल 44 तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय कोडरमा में 31 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। उद्यान प्रभाग की ओर से गुमला जिला में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद्य उत्पादन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गुमला के किसान जैविक खाद्य जीवामृत इकाई और कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जीवामृत इकाई के लिए किसान के पास कृषि अपशिष्ट, गोबर, गौमूत्र जैसे जैविक संसाधन होना जरूरी है, जबकि कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई के लिए कम से कम 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है। गुमला के किसान इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी करें। पशुपालन में पशुओं के बेहतर आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, टीकाकरण और देखरेख पर ध्यान दें। इससे पशु स्वस्थ रहेंगे और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। कैसे पालन किया जाए, बीमारी हो तो उसको ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा और इसको देखभाल कैसे करें, दाना पानी चारा कैसे खिलाए, पानी उसी में अगर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका इनकम दोगुना होएगा, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और ये भी मानते हैं बकरी चाहे मुर्गी, ये सुअर, ये एटीएम माना जाता है। जब चाहे आप सेल कर सकते हैं, उससे आप नगद पैसा मिल जाता है। उसी से आपका जो ज़रूरत है, चाहे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, चाहे आपका बीमारी का इलाज, चाहे इसका कोई घरेलू सामान खरीदना, उसको बेच के आप हमेशा इससे इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम के तौर से आपको लाभ मिल जाएगा। किसान भाइयों, रबी मौसम में मिर्च की खेती करने के लिए अगस्त महीने से बुआई का काम शुरू कर दें। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। बरसात के मौसम में ऊपरी जमीन में कई फसलों की खेती हो रही है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो तेजी से खरपतवार भी उगेंगे। किसान भाइयों, टांड खेत में फसल की निकौनी के लिए कृषि यंत्र व्हील हो का इस्तेमाल करें। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में माहो, माइट और फलछेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फलछेदक कीट भी नहीं लगेंगे। फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए 2% नीम के तेल से बने घोल का भी छिड़काव करें।
यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो तो इमिडाक्लोरोपिड दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जारी है जानकारी की, तो जानकारी का पिटारा तो खुल ही चुका है। तो आज की पहली जानकारी आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वो है शकरकंद की उन्नत खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। कंदमूल वाली फसलों के क्षेत्र में शकरकंद एक महत्वपूर्ण फसल है। झारखंड में यह फसल काफी लोकप्रिय है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और इसका उपयोग हलवा, चिप्स, गुलाब जामुन और चटनी में किया जाता है। शकरकंद जो है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कंद वर्गीय फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम आइपोमिया बटाटाज है और इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n जो है वो 90 है। और कॉन्वोल्वुलेसी जो वानस्पतिक कुल है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये मेंबर है। झारखंड में जो है बहुत पहले से ही इस कंदमूल फसलों का एक जो है जीवन में जो सांस्कृतिक यहाँ का ये कल्चर है उसमें कंदमूल का बहुत पहले से लोग बहुत पसंद करते हैं ये कंदमूल लेना। और स्वास्थ्य के लिए भी जो है कार्बोहाइड्रेट का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और शकरकंद जो है इसमें इसे बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे हलवा, चिप्स, गुलाब जामुन और दूसरे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो बना करके किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। जिस क्षेत्र में मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच और वर्षापात 750 मिलीमीटर से ज्यादा हो, सफलतापूर्वक शकरकंद की खेती की जा सकती है। जहाँ तक ये इसके खेती के लिए जलवायु और मिट्टी का ये है प्रश्न है, तो ये है कि ये जो मध्यम गर्म ये है जलवायु उसके लिए अनुकूल है। इसके लिए जो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। पाला और जल जमाव की स्थिति को ये नहीं सहन कर सकता है। और मिट्टी जो है अच्छी उर्वरा शक्ति वाले बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। पीएच परास जो है वो 5.5 से 6.5 में इसका किया जा सकता है खेती। यानी कुल मिला के झारखंड का जो ये है और जहाँ बारिश 750 से 1500 मिलीमीटर होती है वहाँ पे आराम से इसकी खेती करते हैं। शकरकंद की कई किस्में हैं। रंग, मिठास और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अनुसार किसान भाई शकरकंद की खेती कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक श्रीभद्रा, कलिंगा, गौरी कमला, सुंदरी, भूसोना और भूकृष्णा जैसी शकरकंद की किस्मों की खेती की अनुशंसा करते हैं। इसमें से श्रीभद्रा जो है, श्रीभद्रा एक बहुत अच्छी किस्म है। ये जो केंद्रीय कंदमूल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है वहाँ से ये जो किस्म है वो विकसित की गई है। ये जो किस्म है ये 90 से 110 दिन में मतलब बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है ये किस्म। तो श्रीभद्रा और झारखंड में जो किसान भाई है बहुत पसंद करते हैं इस किस्म को। इसका ऊपरी छिलका जो है वो हल्का लाल रंग का होता है और अंदर जो खाने वाला भाग है वो क्रीम कलर का होता है। इसके अलावा कलिंगा एक अच्छी वैरायटी है, उसको भी ले सकते हैं। वो ऊपर में लाल होता है, गहरा लाल, और अंदर जो है वो वाइट सफ़ेद होता है। कुछ किस्में जो हैं कि माने उसमें कैरोटीन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए इन किस्मों का आप
उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है गौरी। गौरी का ऊपर जो है वो लाल होता है, अंदर नारंगी होता है। कमला सुंदरी, कमला सुंदरी ये नारंगी रंग का किस्म है। और ये इसमें माने एंथोसाइनिन जो है, एक जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, उसकी बहुत महत्ता है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। माने ये सारी वैरायटी किस्में हैं जो किसान भाई ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो श्रीभद्रा जो है वो तो है ही। अच्छी फसल के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक नर्सरी की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। प्राथमिक नर्सरी में 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। इसमें तो पहले ये है कि जो ये इसका जो इसको लगाया जाता है, ये वेजिटेटिव मेथड से लगाया जाता है, कटिंग लगाते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए क्या है कि नर्सरी तैयार किया जाता है। पहले प्राथमिक नर्सरी तैयार करते हैं। प्राथमिक नर्सरी में क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं। 1 हेक्टेयर अगर उसमें ये करना है कल्टीवेट, तो 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि 60 सेंटीमीटर पे ये बना देते हैं मेड़, और मेड़ पे 25 सेंटीमीटर पे जो कंद है उनको लगाते हैं। और ये जो प्राथमिक नर्सरी है, ये जो मेन क्रॉप है उसको लगाने के 3 महीने पहले करते हैं। नर्सरी के साथ साथ खेत की अच्छी तरह से जुताई कर समतल कर दें। खेत में आवश्यकता अनुसार सड़ी हुए गोबर की खाद डालें। आमतौर पर 60:60 की मात्रा में कृषि वैज्ञानिक नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस खेत में डालने की अनुशंसा करते हैं। तो द्वितीयक नर्सरी से जो है कटिंग हम ले लेते हैं। ये द्वितीयक नर्सरी प्राथमिक से 45 दिन लगता है, फिर द्वितीयक में भी 45 दिन लगता है, यानी कुल 3 महीने में ये कटिंग जो है वो तैयार हो जाता है। और द्वितीयक नर्सरी से जो है 20 सेंटीमीटर का ऊपर वाला भाग से, ऊपर और या मध्यम, ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा उपज देता है, तो ऊपर वाला भाग से 20 सेंटीमीटर का कटिंग लेते हैं। और 20 सेंटीमीटर का कटिंग लेकर के जो खेत का तैयारी करते हैं, उसमें खेत का तैयारी करके जो है 3-4 बार अच्छा से हल चला करके, पाटा चला करके समतल कर लें, और उसमें जो है मेड़ बना लें। और मेड़ बना के जो 60 सेंटीमीटर है उसमें मेड़ बनाएं, और 20-20 सेंटीमीटर पे ये कटिंग को लगा दें। कटिंग को जो लगाने के पहले उसको इमिडाक्लोप्रिड जो है 0.1% उससे उपचारित कर लें। इसमें जो रोग है, रोग वैसे तो आता नहीं है ज़्यादा। कीड़ा का एक मेन इसका जो कीट का प्रॉब्लम है वो है स्वीट पोटैटो वीबल, जिसको चीना कहते हैं। तो चीना से बचाने के लिए बीजोपचारित कर लें, जो इंसेक्टिसाइड है उससे वो कर लें। और एक फेरोमोन ट्रैप आता है, वो फेरोमोन ट्रैप अगर 100 वर्ग मीटर में एक फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर समय पे आप खुदाई कर लें तो उससे भी कम लगता है, ये चीना का प्रॉब्लम कम आता है। और जहाँ तक खाद की बात है, तो इसमें जो है 10 टन अच्छे सड़े हुए गोबर की खाद और 60-60-60 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है। उसको आप कन्वर्ट कर लें यूरिया, एसएसपी और एमओपी जिस फॉर्म में दे रहे हैं। किसान भाई समय रहते शकरकंद की खेती शुरू कर दे और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार खाद, उर्वरक, प्रभेद और कीटनाशक का प्रयोग करें। निश्चित रूप से अच्छी फसल होगी। जी हाँ, बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है अगाध फूलगोभी, पत्ता गोभी की खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। तो देखते हैं फीचर के माध्यम से लेते हैं जानकारी। फूलगोभी और पत्ता गोभी क्रूसीफेरी परिवार की प्रमुख सब्जियां हैं। झारखंड में काफी मात्रा में फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती की जाती है। कई बार किसान भाइयों को अपनी फसल की वांछित कीमत नहीं मिल पाती है। अधिक लाभ के लिए किसान भाई इन फसलों की अगाध खेती कर सकते हैं। फसल लगाने का अभी समय है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये सामयिक विषय है। अगाध, जहाँ तक फूलगोभी और पत्ता गोभी खेती की अगाध वैज्ञानिक खेती ढंग से करने की बात है, वो बहुत उपयुक्त समय है। अभी बरसात है, अभी खेत की तैयारी के लिए संभावना क्या है? संभावना ये है कि जल जमाव हो सकता है। जी जी। तो खेत की तैयारी आप 3 बार गहरी जुताई कर लें और ढालू नुमा हल्का ढालू जल निकासी के लिए इसकी व्यवस्था कर लें। थोड़ा सा ढालू नुमा ज़मीन को रखें ताकि जो ज़्यादा पानी हो वर्षापात की दृष्टि से वो निकल जाए। फूलगोभी
गोभी एवं पत्ता गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। इसके लिए खेत या अन्य जगह पर कुल क्षेत्र में बोए जाने वाले खेत के 1/10 भाग को सुरक्षित कर लें। इसमें जुताई कर अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरक डालें। नर्सरी ऐसी जगह पर तैयार करें जहां जल निकासी की व्यवस्था हो, तैयार बीजड़े के खेत तक पहुंचाने की सुविधा हो। तो किसान भाइयों, नर्सरी के लिए आप छोटा सा खेत का चुनाव कर लें जहां जल जमा वगैरह ना हो, जहां आप देख रेख ठीक से कर पाएँ, सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद वगैरह वहां तक पहुंचा पाएँ। इसलिए कि नर्सरी का आकार जो होगा, मान लीजिए 1 एकड़ में आप लगाने जा रहे हैं अगर फूलगोभी पत्ता गोभी, तो 1/10 भाग में नर्सरी होगा, तो उसकी गहन देख रेख की ज़रूरत होती है। इसलिए सही जगह का चुनाव कर लें। अच्छी फसल के लिए उन प्रभेदों का चुनाव करें जिसकी खेती उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक की जा चुकी है। फूल गोभी के लिए कुंवारी, अर्ली सिंथेटिक, पूसा कतकी, पूसा दीपाली और पत्ता गोभी के लिए गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, पूसा मुक्ता तथा ड्रम हेड जैसी किस्मों के कृषि वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। तो जैसे आपको फूल गोभी लगाना है और पत्ता गोभी लगाना है, तो फूल गोभी लगाने के लिए आगात किस्म जो है वो है कुंवारी, अर्ली सिंथेटिक, अर्ली पटना, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, ये किस्म है जिसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं उपलब्धता के आधार पे। ठीक उसी तरह चलें, अगर हम पत्ता गोभी की ओर चलें तो ड्रम हेड आप ले सकते हैं, गोल्डन एकर आप ले सकते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया आप ले सकते हैं। इनमें से जो मिले, इसके अलावा एक्सप्रेस ले सकते हैं, पूसा मुक्ता ले सकते हैं। इनमें से जो आपको वैरायटी किस्म मिलती है उसका चुनाव कर सकते हैं। नर्सरी की तैयारी के साथ साथ खेती की तैयारी भी करें। 3 गहरी जुताई के बाद खेत में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से करें। किसान भाइयों, आप बीज लगा रहे हैं तो रोग न लगे, हमारी उपज अच्छी हो तो रोग न लगे, इसके लिए रोग का स्रोत कई स्रोत हैं उसके। जैसे मिट्टी से रोग लग सकता है या कीड़े लग सकते हैं, बीज से कीड़े लग सकते हैं, रोग लग सकते हैं। तो बीज से नहीं लगे तो यही समय है जब आप सोइंग से पहले आप बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों के लिए ये जो है, ये कार्बेंडाजिम करके दवा आती है। तो कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज के लिए 1.5 ग्राम लगभग कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं और उससे बीज का उपचार करते हैं। जब बीजड़े तैयार हो जाए तो तैयार खेत में 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी खेत के हिसाब से बीजड़ों की रोपाई करें। संकर किस्म होने पर पौधों की दूरी ज्यादा होगी। तो ये खेत की तैयारी हो गई। इधर 27 दिन से लेकर के करीब 40 दिन तक इधर बिछड़ा तैयार हो जाएगा नर्सरी में। अब नर्सरी में एक रोग लग सकता है, वो नीचे से गलता है, वो धड़ जहाँ से जमीन सटता है, हाँ, तना जो है गलता है, तो वो न गले, इसके लिए हम बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम से ही उसका घोल 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं। तो ये फिर से हमको वो बीमारी नहीं लगे, डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं उस बीमारी को। नर्सरी तैयार करते वक्त पौधों को डैपिंग रोग से बचाएं। इसके साथ ही पतंगा से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रासायनिक दवा अथवा नीम निर्मित दवाओं का इस्तेमाल करें। अब किसान भाई, नर्सरी आपके पास तैयार, सीडलिंग तैयार है, खेत तैयार है। अब जो है आप जो है लगभग 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी, दोनों के लिए 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रहेगी। अगर संकर किस्म है, हाइब्रिड है, तो 60 तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी भी 60 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और इस तरह से आप उसकी रोपाई कर देंगे। बरसात है, अभी बरसात है, 2-3 महीना जल निकासी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल निकासी की संभावना आपने बना ली है। और अंततः अगर आप में फूल गोभी और पत्ता गोभी में 2 तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो बीमारी और दूसरा कीड़ा। बीमारी का, बीज जनित बीमारी का आप इस्तेमाल निदान कर चुके हैं। कीड़ा इसमें जो है ना पतंगा करके लगता है, जो देखिएगा फूल गोभी के फूल के अंदर घुस जाता है, पिल्लू जैसा लार्वा है वो। और उसी तरह पत्ता गोभी में देखिएगा वो भी छेद करके घुस जाता है। निदान मुख्य रूप से आपने कर दिया है। कुछ पोषक तत्व की कमी के चलते भी बीमारी जैसी होती है, तो पोषक तत्व की कमी आप चूँकि खाद ठीक से दिए हैं इसलिए वो कमी नहीं होगी। अंततः किसान भाइयों, आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, आपकी आमदनी दोगुनी नहीं उससे भी ज़्यादा होगी।
इसके अलावा समय समय पर खरपतवारों का नियंत्रण और रोगों का सही समय पर उपचार कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? जी हाँ, जानकारियाँ तो हमारे पास और भी है, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमें आप फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।